आज मेरा जैसा विषय है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। हम दैनिक जीवन में जो कंप्यूटर का बहुत उपयोग करते हैं और उन कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी वजह से ही कंप्यूटर जो है वो सारे फंक्शंस करता है। इन सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं उनकी उपयोगिता भी सबकी अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आपने इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है तो आप वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कुछ टाइप करना है तो आपको वर्ड सॉफ्टवेयर चाहिए या नोटपैड चाहिए थोड़े से काम करने के लिए। आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट चाहिए, ठीक है। अगर आपको डिज़ाइन करना है तो कुछ ग्राफिक्स से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको आपको सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में ज़रूर होने चाहिए, जैसे कि एडोब इंडिज़ाइन, पेज मेकर सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर्स। और इन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए भी पीछे एक सॉफ्टवेयर कार्य करता है जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अब इतने सारे सॉफ्टवेयर हों कंप्यूटर के अंदर, अब उनके लिए हमें उतने ही धन की आवश्यकता भी होगी कि जितने की खर्च करें। इसी कमी को कुछ हद तक दूर कर रहे हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यानी कि मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अर्थ है किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उसके डेवलपर जिसने उस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है उसके सोर्स कोड को एक लाइसेंस के साथ सार्वजनिक तौर पर सभी को वो सॉफ्टवेयर को पढ़ने के लिए उसमें कुछ सुधार करना है उसमें, या कोई भी आपको उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, लेकिन साथ ही बनाने के साथ ही उसको आपको उस सॉफ्टवेयर को रीडिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है। इसके साथ ही इसके सॉफ्टवेयर से आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वैसे ही इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से भी आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, डीवीडी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, ब्लॉग साइट्स बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बहुत सारी नॉलेज हो तभी आप वेबसाइट बना सकते हैं या ब्लॉग बना सकते हैं। आप इन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके भी इसमें इतनी सहायता मतलब लिखी होती है कि आप इसको पढ़ के भी बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ एक टर्म हमेशा आप सुनेंगे, सोर्स कोड। सोर्स क्या होता है? सोर्स कोड क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर के जो आमतौर पर तकनीकी आधार पर हम दो कोड की ज़्यादा चर्चा करते हैं। एक होता है सोर्स कोड, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कोड। किसी भी भाषा में जैसे हम आप बात करते हैं एक प्रोग्रामिंग मतलब भाषा, इस तरह से कंप्यूटर की भी एक भाषा होती है। उसमें जैसे जावा होगी, C++, पाइथन, पर्ल, ऐसी बहुत सारी भाषाएं होती हैं। इन्हीं भाषाओं में जैसे कि कंप्यूटर काम कर सके उनको एक हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और उन इंस्ट्रक्शन जो लिखे जाते हैं उन्हीं को सोर्स कोड कहते हैं। अब इन सोर्स कोड को हम आप तो जो कि लिखते हैं तो उसको समझ सकते हैं, लेकिन जब इसी सोर्स कोड को कंप्यूटर को दिया जाता है तो वो उसको नहीं समझ सकते। उनके लिए एक स्पेशल टाइप के एक दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे कंपाइलर कहते हैं। उन कंपाइलर्स की सहायता से इनको कन्वर्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। और ये ऑब्जेक्ट कोड में क्या होता है कि ये कंप्यूटर जो होता है 0 और 1 सिर्फ ऑन और ऑफ ये दो ही स्थिति को ज़्यादा समझता है और उस सीक्वेंस में ये ऑब्जेक्ट कोड जो होते हैं वो लिखे होते हैं। अब कैसे अलग होते हैं ये सॉफ्टवेयर जो है दूसरे सॉफ्टवेयर से, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? आमतौर पर जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो क्या होता है कि उसका जो सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड होता है वो हम सबको नहीं मिलता, क्योंकि अगर हम उसमें कुछ चेंज भी करना चाहें उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ उसका जो हमें ऑब्जेक्ट कोड है वही हमें प्राप्त होता है, EXE फाइल होती है या उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वही हमें प्राप्त होते हैं। सिर्फ हम उसको रन कर सकते हैं, उसके फंक्शंस, उसके फीचर्स ये सारे यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते। ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर, उनको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। लेकिन जबकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लेखक जो होते हैं अपने सोर्स कोड को आपको सार्वजनिक तौर पर आपको देते हैं, इसलिए आप उसमें उसको चेंजेस भी कर सकते हैं, आप उसके सोर्स को कॉपी भी कर सकते हैं, किसी अपना सोर्स कोड अपने उसमें चेंजेस करके दूसरे को भी दे सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि विभिन्न प्रकार के जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं उनकी उपयोगिता क्या है। सबसे पहले जो वो सॉफ्टवेयर है जिसकी मैं बात करूंगी वह ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी इसके अंदर डिवाइसेस होती हैं या इसके अंदर कंपोनेंट्स लगे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उन सभी को ये मैनेज करता है। जैसे आपको कोई फाइल ट्रांसफर करनी है कंप्यूटर से पेन ड्राइव में करनी है या पेन ड्राइव से आपको कंप्यूटर के अंदर डालनी है, तो ये काम जो है वो आपका पीछे से जब आप करते हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस चीज़ को संभालता है। जैसे आपने कोई फाइल प्रिंट करनी है तो प्रिंट के लिए जो आपने कमांड दिया, ठीक है, प्रिंटर जब आप रखते हैं एक डिवाइसेस तो उसके खुद के भी सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन साथ में उनको समन्वित करने के लिए ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करते हैं। तो ये लिनक्स, ubuntu, fedora, boss ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। लिनक्स जो सॉफ्टवेयर है ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है आजकल। इसको ज़्यादा सुरक्षित माना जा रहा है।
इसे आप linux.org से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे हम विंडोज़ में काम करते हैं, उसमें क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, बड़े आराम से हम माउस से मतलब उसके आइकन पे क्लिक करके काम कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर भी लिनक्स के अंदर भी जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, उससे भी हम इसको उसकी सहायता से बड़े आराम से काम कर सकते हैं। यूबंटू भी एक लाइनक्स आधारित ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसे कंप्लीट सॉफ्टवेयर कहते हैं, कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम विंडोज़ जैसे देखा होगा आपने इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ आपके एक वेब ब्राउज़र आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, या थोड़ी सी मीडिया की फाइल्स आती हैं, आपको मीडिया के ऐप्स आ जाते हैं उसके अंदर, या आपके उसके अंदर मतलब आपके उसके अंदर अगर ओपन ऑफिस आपको काम करना है तो आपको अलग से उसके अंदर लगाना पड़ता है, अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है सॉफ्टवेयर। लेकिन यूबंटू में क्या होता है कि सारे के सारे आपके जितने आपके जरूरी के सॉफ्टवेयर हैं वो सारे आपके इस ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल करते ही उसके अंदर आ जाते हैं। तीसरा है फिडोरा। फिडोरा जो है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये भी फ्री है। जितने भी चर्चा कर रही हूँ मैं सभी फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। इसको बिना किसी पैसे के आपको बड़े आराम से इनकी जो वेबसाइट्स के लिंक दिए गए हैं इनसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर के अंदर उपयोग कर सकते हैं। फिडोरा जो है एक रेड हैट कंपनी है, उसने बनाया इसे। और चौथा है ये बॉस का ये भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सीडैक ने बनाया है और ये 18 भाषाओं को समर्थन करता है। और ये इसके जो है इसके 3 संस्करण हैं। आप इसका डेस्कटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब डेस्कटॉप जब हम पर्सनली जिसको यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर्स को, ये डेस्कटॉप के लिए भी एक इसका संस्करण आता है। क्लाउड पे हम काम करना चाहते हैं तो क्लाउड के लिए भी इसका संस्करण है और सर्वर के लिए भी इसका एक अलग से संस्करण है। 3 इसके संस्करण और फिडोरा के भी 2 संस्करण हैं, दो है उसके, एक क्लाइंट के लिए और एक सर्वर के लिए। अब दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो वेब ब्राउज़र। ज़्यादातर आप जितने भी सभागार में बैठे हैं वो दोनों ब्राउज़र्स का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, फायरफॉक्स और क्रोम। फायरफॉक्स ये एक मोजिला ने बनाया है, मोजिला कंपनी है, उस फाउंडेशन का बना हुआ सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप जब इसको यूज़ करते हैं तो बहुत सारे इसके अंदर बुक मार्क कर सकते हैं, आप टैब ब्राउजिंग कर सकते हैं। इसमें एक और विंडो आती है प्राइवेट ब्राउजिंग। जब आप इसके राइट साइड पे जो ट्रिपल आइकन मतलब डॉटेड आपको दिखाई देंगे, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें एक विंडो खुलती है प्राइवेट ब्राउजिंग। उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल हम जब ब्राउज़र खोल के काम करते हैं तो उसका IP एड्रेस जो होता है वो सभी को मतलब दिखाई देता है, पता चलता है। लेकिन उस प्राइवेट ब्राउजिंग में अगर आप करेंगे तो आपके जो सिक्योरिटी के हिसाब से सिर्फ आपको जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको, या आप जिसके अंडर एम्प्लॉयर हैं या जहाँ कहीं आप काम कर रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं को पता चलेगा कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स ओपन की हैं। लेकिन बाकी किसी को इससे आपका IP एड्रेस बाहर मतलब दुनिया में नहीं जाएगा। और साथ ही इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं या आपकी जब आप जितनी भी वेबसाइट्स खोलते हैं उनकी जो एक हिस्ट्री बनती है वो भी इस प्राइवेट ब्राउजिंग में नहीं बनती है। इसी तरह से दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो क्रोम जो है ये गूगल ने बनाया था। ये सन 2008 में आया था और इसको गति के हिसाब से बाकी ब्राउजरों से अधिक मानते हैं। इसकी गति काफ़ी तेज है। फायरफॉक्स तो दूसरे नंबर पे आता है गति के हिसाब से और क्रोम जो होता है वो पहले स्थान पे आता है। और इसमें क्रोम में अगर आप यूज़ करते होंगे तो जैसे ही इसको ऑन कर पेज इसका खुलता है तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे स्क्रीन्स आपके जितने भी आपने विजिट करी, ज़्यादा जिस वेबसाइट्स को आपने विजिट किया हुआ है उनके छोटे छोटे आइकन्स इसके स्क्रीन्स पे दिखाई देते हैं। आप उससे क्या होता है कि जो भी आपको पेज नेविगेट करना है तो आप बड़ी इजीली उसको क्लिक करके उस पर जा सकते हैं। और जैसे इसमें फायरफॉक्स में था कि आप प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हैं, सेम वैसी ही सुविधा इसके अंदर भी है क्रोम के अंदर। वो एक इनकॉग्निटो विंडो होती है, उसमें क्लिक करेंगे वही सुविधा जो आपको फायरफॉक्स में थी वो इसके अंदर आपको मिल जाएगी। इसी तरह से मल्टीमीडिया और वीडियो और ऑडियो ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ये भी सारे आपके फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। पहला जो है वो वीडियो लैन क्लाइंट यानी कि VLC मीडिया प्लेयर। हम में से बहुत इसका उपयोग करते हैं वीडियो देखने के लिए या इसमें किसी भी तरह की मल्टीमीडिया फाइल होगी, चाहे वो MP3 हो, आप ऑडियो की हो, MP4 हो, वीडियो हो, या मतलब जितनी भी आपकी VCD चला सकते हैं आप इसके अंदर, ऑडियो CD चला सकते हैं, DVD चला सकते हैं। इस प्लेयर के अंदर सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं।
दूसरा है माइरो। माइरो ये भी एक ऑडियो प्लेयर है। इसमें आप ऑडियो वीडियो प्लेयर भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक इंटरनेट टीवी एप्लीकेशन है। ये जैसे हम घर में टीवी देखते हैं, इस तरह से आपको लाइव अगर टीवी देखनी है ये उसके लिए भी एप्लीकेशन है। इसे आप इंटरनेट पे टीवी भी देख सकते हैं। ये भी एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसको आप इसके getmyro.com से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। लेकिन जब भी आप इसको डाउनलोड करेंगे तो अब आपको आपके सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका जरूर ख्याल करना पड़ेगा कि विंडो का है तो विंडोज़ का आपको वर्जन इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूबंटू कर रहे हैं तो यूबंटू का मतलब जो वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का उसी तरीके का वर्जन आपको माइरो का डाउनलोड करना पड़ेगा। तीसरा है ऑडेसिटी। ये डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग करता है और उसकी ऑडिटिंग करता है, उसके लिए ये काम आता है ये सॉफ्टवेयर। ये किसी भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, विंडोज़ पे, लिनक्स पे, मैक पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये चल सकता है। इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो audacityteam.org से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आपको करना है, सिर्फ आपको उस पर डबल क्लिक करना है। अगर कोई उसमें 1-2 ऑप्शंस ऐसे आएंगे आप उसको रीड करके उसको क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और चौथा है मूवी प्लेयर। ये भी एक फ्री ओपन मीडिया सॉफ्टवेयर है। ये भी विंडोज़ पे चलता है, लिनक्स पे भी चलता है। इसमें सभी तरह की वीडियो फॉर्मेट की जो फाइलें हैं वो आप इसमें खोल सकते हैं और अपनी जो भी आप VCD, DVD या ऑडियो सीडी जो भी देखना चाहते हैं वो आप इसमें प्ले करके देख सकते हैं। इसी तरह से अगले जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो ग्राफिक्स वीडियो एडिटिंग टूल्स हैं। अगर आपको कुछ ग्राफिक्स डिज़ाइन करनी है, कोई डायग्राम ड्रॉ करना है या कोई लोगो बनाना है आपको, तो उनमें ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपके काम आ सकते हैं। सबसे पहला है जो सॉफ्टवेयर, जैसे हम वीडियो एडिटिंग की जैसे ही बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में एडोब उसका फोटोशॉप सॉफ्टवेयर की बात याद आती है कि सबसे जो फेमस है वो फोटोशॉप है। लेकिन अगर आप फोटोशॉप का एक फ्री सॉफ्टवेयर आता है फोटोशॉप एक्सप्रेस एडिटर, ये भी फ्री होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि एक थोड़ी कमी है, सिर्फ वो JPG फाइल को ही आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो दूसरी आपकी किसी भी तरह की फाइल होगी और वो ग्राफिक्स से चेंज करनी है वो उसमें चेंज नहीं होती है। तो इसलिए ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है GIMP को आप GIMP.org से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये लिनक्स पे भी चलता है, विंडोज़ पे भी चलता है। ये एक फ़ोटो एडिटर है, आप नई फ़ोटो भी बना सकते हैं और पुरानी फ़ोटो को आप एडिट भी कर सकते हैं। और दूसरा एक है paint.net। आपने विंडोज़ के अंदर पेंट सबने यूज़ किया होगा, पेंट सॉफ्टवेयर, लेकिन ये भी विंडोज़ ने ही बनाया है। लेकिन इसमें उससे अधिक ज़्यादा क्षमता है इसके अंदर। और चूंकि इसके अंदर .NET लगा हुआ है तो एक .NEट आपने सुना होगा फ्रेमवर्क होता है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर काम आता है, वो .NEट वाला सॉफ्टवेयर जरूर इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये paint.net कार्य करता है। और ये सिर्फ आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलता है ये। और इसकी कार्यक्षमता जो आपके पेंट से है उससे कहीं ज़्यादा है। और तीसरा है जो इंक स्पेस। ये सॉफ्टवेयर जो है आपको कोई इलस्ट्रेशन बनाना है, आपको क्लास के लिए कोई डायग्राम बनाना है, कोई लाइन चार्ट बनाने हैं, लोगो बनाना है, उसके लिए विशेषकर ये उपयोग में लाया जाता है। ये लिनक्स पे भी कार्य करता है, विंडोज़ पे भी कार्य करता है, मतलब ये दोनों पे कार्य करता है। ये ग्राफिक्स एडिटर है। जैसे आप एडोब का इलस्ट्रेटर आपने सुना होगा, कोरल ड्रॉ मतलब कोरल कंपनी उसका ड्रॉ जो सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ, जारा एक कंपनी है उसका एक सॉफ्टवेयर है जारा एक्स, कोरल ड्रॉ और एडोब इलस्ट्रेटर, ये उन्हीं की तरह की कार्यक्षमता रखता है। अगला जो सॉफ्टवेयर है वो ऑफिस सूट, यानी कि आप विंडोज जब यूज करते हैं उसके अंदर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज किया होगा, उसके अंदर वर्ड के सॉफ्टवेयर हैं, प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर हैं, आपने एक्सेल शीट यूज करी होगी। ये सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं सारे कंप्लीट ये इस ऑफिस सूट के अंदर आते हैं। इसे आप विंडोज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं और लिनक्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही जगह आप काम कर सकते हैं। जो भी अगर आपकी कोई विंडोज़ की फाइल है वो भी उस फॉर्मेट की फाइल भी इसमें खुल जाती है, तो आप सारे कार्य अपने इसके अंदर कर सकते हैं। आप प्रेजेंटेशन बनाना हो या डेटाबेस का जो छोटा काम होता है वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। एक और सॉफ्टवेयर होता है लाइबर ऑफिस, ये भी
ऑफिस की तरह ही, ओपन ऑफिस की तरह के सॉफ्टवेयर है। ये लिनक्स पे, फिडोरा पे, ये विंडोज पे नहीं चलता, सिर्फ ये लिनक्स और फिडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम पे कार्य करता है। अगर इसे आपको डाउनलोड करना है तो इस जो लिंक दिया गया है libraoffice.org, उससे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगली जो कैटेगरी आती है वो है यूटिलिटी भाषा और वेब टूल की। विनजिप ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। जैसे आप, ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका जो उपयोग है वो एक साथ, जैसे हम मेल करते हैं किसी को, अटैचमेंट में एक फाइल लगाते हैं, कभी हमें 10-10 फाइलें एक साथ भेजनी होती हैं, और साथ ही होता है ऐसा कि एक मेल के अंदर आप 25 MB की या कुछ एक लिमिट दी रहती है कि आपको उतनी ही साइज की फाइलें आप भेज सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भेज सकते। तो ये जो तीनों जो यूटिलिटी प्रोग्राम है, ये आपकी फाइलों के साइज को कम कर देते हैं। जब आप इनके अंदर ऐड करते हैं, जो आपके जब सिस्टम इंस्टॉल कर लेंगे आप, तो जब इसमें ऐड करेंगे फाइलें, तो जब ये बन के एक फाइल फोल्डर तैयार होगा, उसमें ये उसका साइज कम कर देता है। तो ये विनजिप जो है विंडोज पे कार्य करता है, और इसमें आप एक साथ, जैसे आप समझ लीजिए एक बैग की तरह, इसमें आप कितना भी सामान डाल के बंद करके इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप इसे भेज सकते हैं। और इसकी जो फाइल बनती है ये जिप फॉर्मेट में फाइल इसकी बनती है। दूसरा है विनरार, ये भी सेम विनजिप वाला ही कार्य करता है, जो कार्य वो करता है, लेकिन इसकी जो कंप्रेशन की जो इसकी जो रेशियो है उससे और कम, ये ज़्यादा कंप्रेस करता है। और इसमें आपको अगर जिप की फाइल बनानी है तो आप जिप की फाइल भी बना सकते हैं, और अगर रार की फाइल बनानी है तो रार की फाइल बना सकते हैं। इसमें दोनों फॉर्मेट में आप इसमें सेव कर सकते हैं फाइल को, और जब जिसको कहीं भी आपको भेजना है आप आराम से इसे भेज सकते हैं। तीसरा है 7zip। 7zip भी जो है ये विनजिप और विनरार की तरह का ये भी फ्री यूटिलिटी प्रोग्राम है। इसकी जो कंप्रेशन की गति है वो विनरार और विनजिप दोनों से कहीं अधिक है। इसका उपयोग अपनी फाइलों को, जैसे आपको कोई, आपने इसको भेज भी सकते हैं और आपके पास आ गई हैं, उनको आप इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं अपने काम के लिए। और इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो 7zip.org से डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन इसके जो फॉर्मेट फाइल बनेगी वो आपकी 7z फॉर्मेट में बन सकती है, gzip में बन सकती है, और टार फाइलें होती हैं, टार फाइल्स, उनमें भी इसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह एक अगला जो यूटिलिटी प्रोग्राम है फाइलजिला। फाइलजिला क्या होता है? फाइलजिला जैसे आप सुरक्षित माध्यम में, अगर किसी, जैसे आप नॉर्मली हम क्या करते हैं, अपनी कोई भी फाइल भेजनी है आप मेल से अटैचमेंट से भेज देते हैं, लेकिन जब हमें सुरक्षित माध्यम में अगर हम सपोज हमने जीमेल का, हमें जीमेल में कुछ भेजना है, कोई सपोज हमारे पास कोई एक वेबसाइट है, वेबसाइट्स के अंदर हमने क्या करना है कि उसका यूजर नेम और पासवर्ड, उसका डेटाबेस का एड्रेस, हर चीज हमारे पास है, सारा कुछ। तो उसको एक VPN कनेक्शन होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसकी कनेक्टिविटी लेनी होती है। उस कनेक्टिविटी के साथ इस फाइलजिला को आप जब यूज करेंगे तो आप, ये सॉफ्टवेयर है वो आपके दिखेगा आपको विंडो, मतलब स्क्रीन के ऊपर, तो लेफ्ट साइड में आपका क्लाइंट साइड होता है और राइट साइड में आपका सर्वर साइड का फाइलें आपको दिखाई देंगी। तो आप जब इसको रन करेंगे तो आपके साइड से जो भी फाइलें आप अपलोड करेंगे, आप उसमें राइट क्लिक करके अपलोड करेंगे, तो आपके साइड से सारी फाइलें जो होती हैं वो सर्वर साइड के मतलब की तरफ ऑनलाइन आपकी ट्रांसफर हो जाएंगी, और इमीडिएटली आपको उसका जो भी आपने भेजी है फाइलें वो आपके इंटरनेट के ऊपर दिखाई देंगी। तो ये फाइलजिला उसके अंदर यूज किया जाता है। कुछ और भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, QTP वगैरह, जो आप फाइल ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हैं। ये ज्यादातर आप फाइल ट्रांसफर वो भी सुरक्षित माध्यम के अंदर करने के लिए किया जाता है, और ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। आप लिनक्स पे, विंडोज पे, दोनों पे इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका मोजिला थंडरबर्ड। ये एक ईमेल एप्लीकेशन है, जैसे आपने आउटलुक एक्सप्रेस यूज किया होगा, ये उसी तरह का ये ईमेल भेजने का और प्राप्त करने का सॉफ्टवेयर है। इसका जो डिजाइन है वो ज्यादातर वायरस और जंक मेल आपके को रोकने के लिए किया गया है। इनका उपयोग आप उनके लिए कर सकते हैं। और अपाचे, जो अपाचे ये भी एक सॉफ्टवेयर है। जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या ब्लॉग कुछ भी बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि जब हम उसको बना के जब उसको टेस्ट करते हैं तो वो फाइल, जैसे हम नॉर्मल एक वर्ड की फाइल बनाते हैं तो वो तो आपको जैसे आपने सेव कर ली, जब भी आप ओपन करेंगे वो आपको वैसे ही दिखाई देगी। लेकिन
किसी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए जब प्रोग्राम किया जाता है तो प्रोग्राम करके टेस्ट करके रन किया जाता है कि वो चीज़ चल रही है कि नहीं चल रही है, तो उसके लिए एक सर्वर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक सर्वर सॉफ्टवेयर है अपाचे। और जब आप उसको रन करेंगे तो आपकी वो फाइल, अगर आपने डेटाबेस यानी कि जो आपके रो एंड कॉलम में जैसे एक्सेल सीट है उसी का अधिक वाला कह सकते हैं संस्करण होता है, जिसमें आप MySQL इस तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके साथ डेटाबेस की जो कनेक्टिविटी करके जो आप डेटा आपकी जब वेबसाइट्स में आप कोई रोल नंबर डालते हैं अपने स्कूल्स का या किसी का इनरोलमेंट नंबर, तो आपके जो डेटा डिस्प्ले हो जाता है कि आपने ये नंबर मिले, आपको इतने नंबर मिले, आप पास हुए, ये फेल हुए, डेटा जो आता है। इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं उनको ऑफलाइन रन करने के लिए यूज भी करते हैं और इसको सर्वर पे जब वो वेबसाइट्स चलती हैं उनके लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। स्काइप क्या है कि ये भी एक आपका यूटिलिटी प्रोग्राम है। इससे क्या होता है कि इससे आप आराम से किसी से चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं उनको, और इसके साथ वेब कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। अधिकतम 25 लोग एक साथ इसे वेब कॉन्फ्रेंसिंग भी आप इसके साथ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है स्काइप के लिए कि आपके कंप्यूटर के अंदर या अगर आप उसके अंदर इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आपको डाउनलोड करना है तो skype.com से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करके इसके अंदर आप जितने भी यूजर्स ऐड करना चाहें ऐड करके उनसे आप बात कर सकते हैं। इस तरह से वर्डप्रेस भी एक सॉफ्टवेयर है। इससे आप अपनी वेबसाइट्स और ब्लॉग्स दोनों ही बना सकते हैं। PHP, पाइथन, पर्ल, ये ये तीनों कंप्यूटर की भाषाएं हैं। इनका उपयोग करके हम वेब एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो इन तीनों किसी भी भाषा का उपयोग करके आप इनको डाउनलोड करके जो लिंक दिए गए इनका उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप PHP यूज़ करना चाहते हैं तो उसके साथ एक फ्रेमवर्क होता है, जैसे वर्डप्रेस मैंने बताया, वर्डप्रेस, PHP और लास्ट में आप देख रहे हैं MySQL, ये एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और इसका उपयोग करते हुए आप एक अच्छी सी वेबसाइट्स बना सकते हैं। इतना ज़रूर है कि आप इन वेबसाइट्स का जो भी सॉफ्टवेयर मैंने बताए हैं, आपको इससे पेड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत तो कम पड़ेगी, और लेकिन अगर इसकी मदद से आप अपने और आपके प्रोफेशनल काम दोनों ही बड़े आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद।